जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित हमने 16 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कुछ लोगों का शिकायत है कि वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा सा लो हो जाती है। तो एक्चुअल में ये 360 पे सेटिंग होगा। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो दाहिने कॉर्नर में 3 डॉट करके बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी एवरेज होगा। अब उस एवरेज में आप चाहें तो 720 कर सकते हैं, 840 कर सकते हैं, या 360 पर ही यदि आपका वीडियो क्लियर आ रहा है तो उसको देख सकते हैं। आप क्वालिटी को और वॉल्यूम को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अपलोड करने में 360 ही रेशियो लेता है तो उस हिसाब से वीडियो चलता है। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे धारा 386 का, अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में। क्योंकि मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है कि आपको बेयर एक्ट में मैं उस बिंदु पर ध्यान आकर्षित करूं जहां या तो आप पढ़ते वक्त आपका ध्यान ना जाता हो या सरसरी तौर पर आप पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो मेरा बस वही उद्देश्य है कि रिवीजन के पर्पज से जब भी आप पढ़ें तो उस बेयर एक्ट में क्या लिखा है उस पर थोड़ा सा गौर आप जरूर करें। जैसे अब धारा 386 आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपके मन में आएगा बार बार। अभी तक जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे होंगे या एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि विचारण में चार्ज फ्रेम के पहले डिस्चार्ज होता है और चार्ज फ्रेम के बाद या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। यही दो चीज हो सकता है। लेकिन जब 386 आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि अपीलेट कोर्ट जो है एन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन हो या एन अपील फ्रॉम इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस हो, इस केस में डिस्चार्ज भी कर सकती है न्यायालय। जो अपील न्यायालय है वो उस अभियुक्त को डिस्चार्ज भी कर सकती है। अब आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि आप लोग अभी तक जो पढ़ते चले आए हैं वो यही पढ़ते चले आए हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है तो सामान्य नियम है कि उसके विरुद्ध या तो एक्विटल होगा या तो फिर कन्विक्शन होगा। लेकिन जब धारा 386 अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो जिन व्यक्तियों को किसी अपराध में कन्विक्शन किया गया है उसके विरुद्ध यदि कोई वो अपील करता है तो उस मामले में उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। या अगर जो अधिक अपर्याप्त मात्रा में उसके विरुद्ध कोई सेंटेंस प्राप्त हुआ है, जारी किया गया है न्यायालय द्वारा, और उसके विरुद्ध कोई अपील की गई है तो उस मामले में भी उन्मोचित किया जा सकता है। और एक बात और इसमें बात कही गई है प्रोविजो में धारा 386 में कि अपील न्यायालय की शक्तियां है तो असीमित, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जिस अपराध के लिए उसके ऊपर अभियोग लगा था उस अपराध के जो मैक्सिमम दंड दिए जा सकते थे या जिस न्यायालय द्वारा ट्राइबल था उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के बाहर का कोई जजमेंट दिया जाएगा। यानी कि यदि सीजीएम के द्वारा 7 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय किसी मामले का विचारण में वो दंड दे सकता है, तो ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध अपील किया गया है तो वहां पे 14 साल का या आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। यानी कि ट्राइबल बाय सीजीएम है तो वहां पे 7 साल से अधिक का सजा नहीं अपीलेट कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और धारा 386 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। पहले तो बात ये कहता है कि धारा 377 या 378 के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है तो पहला काम तो यही कर सकता है कि न्यायालय उस आवेदन को खारिज कर सकता है। ये उसके क्षेत्राधिकार में है। अब जो आवेदन है उसी को खारिज कर देगा। अब उसके बाद से जो इसका कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल किया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें ये कह रहा है कि आदेश को उलट सकता है, पहला काम कर सकता है अपीलेट कोर्ट जो है। दूसरा ये कर सकता है कि यह निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए
या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। ये इतना काम यदि किसी व्यक्ति को एक्विटल किया गया है और उसके विरुद्ध अगर जो अपील में व्यक्ति जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके पक्ष में ये सब चीजें की जा सकती हैं अपीलेट कोर्ट द्वारा। अब जो मेरा जो विषय था, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किन मामलों में डिस्चार्ज भी किया जा सकता है जजमेंट के बाद, तो वो मामला है दोषसिद्धि से अपील, यानी कि इन एन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन। अब इसमें क्या क्या कर सकता है अपीलेट कोर्ट, तो ये बताता है कि अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है, दंडादेश को उलट सकता है या निष्कर्ष को उलट सकता है, इतना काम कर सकता है, या उन्मोचित कर सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसको या तो पढ़ते वक्त हम लोग मिस कर जाते हैं या कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे। ये बात कह रहा है कि उन्मोचित कर सकता है यदि कोई दोषसिद्धि से अपील की गई है तो उस मामले में, या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे पुनः विचारित किए जाने का या विचारार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए, निष्कर्ष और दंडादेश दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। जब तक किसी निष्कर्ष पे न्यायालय पहुंचता नहीं है तब तक दंडादेश नहीं दे सकता है। तो पहले फाइंडिंग होती है, उसके बाद से जजमेंट होता है और उसके बाद आदेश होता है। तो अब ये कह रहा है कि दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए। यदि दोष सिद्धि से अपील की गई है तो ऐसा नहीं है कि उसके विरुद्ध सब कुछ करने के बाद इसमें जो किंतु लगा है कि किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में नहीं है, उनके शक्ति के अधिकार में नहीं है। यदि कोई दोषसिद्धि से अपील करना चाहता है तो उस व्यक्ति को दोष मुक्त किया जा सकता है, उल्टा जा सकता है, निष्कर्ष को पलटा जा सकता है, उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, लेकिन उस जो दंडादेश दिया गया है उसके दंड में वृद्धि नहीं की जा सकती है। यानी कि भाई रेमेडी के लिए तो जा रहा है, पता चला उसको रेमेडी के बजाय कुछ और दिया जाए तो ये उचित नहीं होता है न्याय के हित में। तो यही बात कहा गया है कि दोषसिद्धि से अपील में इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए, सब कुछ किया जाएगा लेकिन दंड में वृद्धि नहीं की जाएगी। अब कोई दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील करता है, उसमें उस मामले में क्या होगा, तो उसमें भी उन्मोचित किया जा सकता है। ये कह रहा है निष्कर्ष और दंडादेश को उल्टा जा सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है। यहाँ भी उन्मोचन हो सकता है अभियुक्त का, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, या दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। अब वृद्धि या कमी की तो बात है, वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोविजो है, अंतिम प्रोविजो है, यही ये कह रहा है कि परंतु यह और की अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस कोर्ट द्वारा विचारण हुआ है उसकी शक्ति जितनी है उस शक्ति के अलावा कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, या जो उस अपराध के लिए जिसका विचारण किया जा रहा है उस अपराध में जो परिभाषित दंड है उससे अधिक उसको दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। यही बात इसका प्रोविजो करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 386 की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। कहीं अपील की जाती है किसी कन्विक्शन के विरुद्ध या एक्विटल के विरुद्ध तो उसमें अपील न्यायालय द्वारा क्या क्या किया जा सकता है यह बात धारा 386 में दिया गया है। और उसमें 2-3 जो बिंदु हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला ये है कि धारा 377 और 378 में यदि कोई अपील की जाती है तो उस पर न्यायालय आवेदन को ही खारिज कर सकता है, और अगर सुनवाई करता है तो अलग की बात है।
दूसरा वो बात कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का दोष सिद्धि से अपील की जाती है तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसमें उन्मोचित भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये बात कही गई है कि दंड में वृद्धि नहीं की जाएगी अगर दोष सिद्धि से अपील की जाती है तो, और दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील की जाती है तो उसमें भी उन्मोचित किया जा सकता है, लेकिन उस दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है जिस दंड के लिए उसको अभियोजित किया गया है, या न्यायालय का जो ट्राइबल कोर्ट था उसके द्वारा जो क्षेत्राधिकार था जितना दिया जा सकता था उसको दंडादेश, उससे अधिक दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है एग्जाम के पर्पज से, प्री हो या मेंस हो, दोनों में या कंसेप्ट के बेस से बहुत ही जरूरी है कि ध्यान में रखा जाए, और धारा 386 को आप लोग डायरेक्ट के अनुसार जरूर पढ़िएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक करने में कोताही मत करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।